बीबीसी दुनिया में आज देखिए कैसे बच्चियों की जान बचाने लगी कभी उनकी जान लेने वाली ही दाइयां। बीबीसी आई की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए बिहार की वो दाइयां जिन पर रहता था बच्चियों के जन्म लेते ही उनकी जान लेने का दबाव, बाद में वो ही बचाने लगी उनकी जिंदगी। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। बताएंगे कैसे एक महिला की मुहिम से आया कई दाइयों में बदलाव। लेकिन पहले हेडलाइंस। अमेरिका में अगस्त महीने में 3 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची महंगाई। मुद्रास्फीति के ताजा आंकड़ों से अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के चुनावी अभियान को फायदा मिलने का अनुमान। दिखाएंगे ट्रंप और कमला हैरिस की पहली डिबेट में कौन किस पर रहा हावी। यूक्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन से फिर मांगी रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने की इजाजत। कीव दौरे पर आए अमेरिका और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों के आगे यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने रखी ये मांग। मलेशिया में एक धार्मिक संगठन की ओर से चलाए जा रहे आश्रयों में कथित यौन शोषण और उत्पीड़न से बचाए गए 400 से ज्यादा बच्चे। पुलिस ने बताया कुछ इस्लामी धार्मिक शिक्षकों समेत 170 से ज्यादा लोग किए गए गिरफ्तार। वियतनाम के कई हिस्सों में चक्रवाती तूफान के कारण बाढ़ जैसे हालात। राजधानी हनोई के निचले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हजारों लोग। रेड रिवर में पानी के स्तर ने तोड़ा 20 सालों का रिकॉर्ड। दुनिया के कई हिस्सों में बेटों को अब भी बेटियों से कहीं ज्यादा तवज्जो दी जाती है और इसकी वजह से लिंग पता करवाकर गर्भपात करवाना, नवजात लड़कियों को लावारिस छोड़ना और यहां तक कि शिशुओं की हत्या करने जैसी चीजें भी देखने को मिलती हैं। बीबीसी आई इन्वेस्टिगेशंस ने अपनी नई डॉक्यूमेंट्री में ग्रामीण भारत में नवजात बच्चियों की हत्या के परेशान कर देने वाले इतिहास की खोजबीन करने की कोशिश की। पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा वक्त से अमिताभ पराशर ने बिहार में बच्चों को संभालने वाली दाइयों का इंटरव्यू किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि उन्हें आखिर क्यों नवजात लड़कियों को मारने के लिए कहा गया और कैसे बाद में यही दाइयां उनकी जान लेने के बजाय जान बचाने वाली बन गई। कितना का बच्चा तो मारना है वो अंदाज से कम 15-20 ज्यादा नहीं। एक नवजात लड़की को मारने की बात कबूल रही है महिला एक दाई है। ये फुटेज मैंने करीब 30 साल पहले भारत के बिहार में फिल्माई थी और तब मुझे जो पता चला वो आज भी डराता है। कुल मिलाकर 4 दाइयों ने मुझसे कैमरे पर नवजात शिशुओं को मारने की बात कही। जब लड़की हुआ तो चारों बगल से रूम बंद कर को लाठी लेकर को पीठी पर खड़ा हो जाता था। 4-5 बेटी हो गया, इसको मार दो तो किसको कहने लिए जाएंगे हम लोग डर से। पुलिस का कहेंगे तो खुद ही हम फंसेंगे। इनमें से कई दाइयों ने मुझे नवजात लड़कियों को मारने की एक जैसी ही वजह बताई। असली कारण वो है दहेज तिलक के बाद, नहीं तो और कोई कारण नहीं है। बेटा कमाई खिलावत तैयो नहीं खिला कमाई खिलावत लोगों बेटा करे से। दहेज प्रथा सदियों से चली आ रही एक पुरानी प्रथा है जिसमें दुल्हन के परिवार वालों से उम्मीद की जाती है कि वो दूल्हे को पैसा, गहने या कपड़े तोहफे के रूप में देंगे। ये प्रथा कई परिवारों में बेटों को एक संपत्ति और बेटियों को एक बोझ बना देती है। इन मौतों पर अकेला मैं ही परेशान नहीं था। 90 के दशक में अनिला कुमारी एक NGO चलाती थी जो दाइयों को नवजात बच्चियों की हत्या के खिलाफ जागरूक करता था। उनके साथ हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक काम किए और दाई को इस तरह से ट्रेंड किए कि आपकी बच्ची अगर आप अपने बच्चे के साथ ऐसा करती तो फिर उनको थोड़ा सा हुआ कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दाइयों ने कम से कम 5 लड़कियों को बचाया और उन्हें अनिला के पास ले आई। 5 में से 1 की मौत हो गई और बाकी 4 को गोद लेने के लिए रखा गया। आपको कभी मतलब दिमाग में आता है कि अभी कहाँ होगी वो लड़की, कितनी बड़ी हो गई होगी? हाँ, वो तो एकदम लगता है, लेकिन मिलना भी चाहते हैं लेकिन संभव नहीं है तो मिल पाए। मुझे थोड़ा वक्त लगा लेकिन आखिरकार मैंने मोनिका नाम की एक लड़की को ढूंढ निकाला। इस बात की पूरी संभावना थी कि ये बचाई गई उन लड़कियों में से एक है। मैं मोनिका और अनिला को आपस में मिलवाना चाहता था। मैं लकी थी कि आई गॉट अ गुड फैमिली। कभी एक टाइम था जब मैं क्यूरियस थी जानने के लिए कि क्या हुआ रहेगा या फिर व्हाट वुड बी द रीजन। आई लैंडेड अप इन एन ऑर्फनेज, सो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू मीट। कितना खुशी हो रही है कि किस रूप में
ऊपर वाले तुमको यहाँ तक पहुँचाए हैं। आपने तो बहुत बड़ा काम किया है। अब सोच नहीं सकते मतलब। एक माँ के रूप में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अब शिशुओं की हत्या के मामले कम ही देखने को मिलते हैं, पर लिंग का पता लगाकर गर्भपात करने का काम अभी भी भारत के हिस्सों में जारी है। अनिला और मोनिका की मुलाकात एक ऐसा सुखद मौका था जिसकी इन दोनों ने ही कल्पना नहीं की थी। ये इस बात का भी सबूत है कि अगर नुकसान पहुंचाने वाली प्रथाओं का सामना किया जाए तो जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। और अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनने की दौड़ में शामिल 2 उम्मीदवारों में आखिरकार मुलाकात हुई और दोनों ने बहस में भी हिस्सा लिया। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस पेंसिल्वेनिया में आमने सामने थे। वो स्टेट जिसे स्विंग स्टेट कहा जाता है, यानी यहाँ के वोटर्स का झुकाव जीत और हार का फैसला करने में अहम रहता है। दोनों नेताओं में तीखी बहस भी हुई। दोनों ने कई दावे किए जिनमें से कई गलत भी थे। बहस के दौरान अर्थव्यवस्था, इमिग्रेशन और विदेश नीति जैसे घरेलू मुद्दे शामिल थे। जिक्र रूस यूक्रेन जंग और इसराइल हमास युद्ध का भी हुआ। 90 मिनट की इस बहस के दौरान कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को कई बार परेशान किया। कमला ने ट्रंप को उनकी रैली में कम भीड़ जुटने और पिछले चुनाव के नतीजे आने के बाद कैपिटल हिल पर हुए हमले को लेकर घेरने की कोशिश की। अबॉर्शन के मुद्दे पर डिबेट के दौरान ट्रंप काफी भड़क गए थे और कई बार तो दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर निजी हमले भी किए। World leaders are laughing at Donald Trump. I have talked with military leaders, some of whom worked with you, and they say you're a disgrace. और इसके जवाब में ट्रंप ने अफगानिस्तान से अफरा तफरी भरे माहौल में सेना को वापस बुलाने के लिए निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन में युद्ध नहीं होता। ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस को नीतियों से कोई मतलब नहीं है, ना ही उन्होंने बीते 4 सालों में कुछ हासिल किया है। उन्होंने कहा कि अगर नवंबर में हैरिस ने चुनाव जीता तो तीसरा विश्व युद्ध संभव है। We're playing with World War III and we have a president that we don't even know if he's... Where is our president? अब प्रवासन अमेरिका में मतदाताओं के लिए एक बड़ा मुद्दा है। इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा तक कर दिया कि प्रवासी कई जगहों पर लोगों के पालतू जानवरों को खा रहे हैं। In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. उपराष्ट्रपति कमला हैरिस खुद को रोक नहीं पा रही थी। कई मौकों पर डिबेट का संचालन करने वालों ने भी ट्रंप के दावों का फैक्ट चेक किया। मॉडरेटर ने पालतू जानवरों को लेकर किए गए ट्रंप के दावे पर यह कहा। इस इलाके के सिटी मैनेजर ने एबीसी न्यूज को बताया है कि ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं है जिसमें किसी आप्रवासी ने किसी के पालतू जानवर को नुकसान पहुंचाया हो। चुनावी सर्वे करवाने वाले विश्लेषक कह रहे हैं कि किसका प्रदर्शन कैसा रहा और वोटर्स पर क्या असर हुआ, मगर दोनों ही खेमों ने बहस में अपना पलड़ा भारी होने का दावा किया है। डिबेट के चंद मिनटों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने स्पिन रूम में पत्रकारों के सामने डिबेट में अपनी जीत होने का दावा भी कर दिया। हालांकि कमला हैरिस कई बार इस बहस को अपने पक्ष में मोड़ती दिखी। उन्होंने कई बार ट्रंप को अपना बचाव करने पर मजबूर कर दिया। और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता गैरी ओडानिए। यहाँ कुछ टीवी नेटवर्क तुरंत सर्वे करते हैं। उनमें से कुछ इशारा कर रहे हैं कि कमला हैरिस ने स्वतंत्र मतदाताओं के बीच कुछ बढ़त बनाई है। इनमें पेंसिल्वेनिया जैसे स्विंग स्टेट के उदारवादी मतदाता भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप थोड़े उखड़े नजर आए, बीच बीच में वे नाखुश भी दिखे। सबसे अहम तो ये रहा कि बहस खत्म होते ही वो स्पिन रूम में नजर आए। स्पिन रूम वो जगह होती है जहां पर आप अपने लोगों और प्रतिनिधियों को अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए भेजते हैं। यहीं से कोई संदेश भेजने या फिर डिबेट के दौरान हुई गलतियों को सुधारने की कोशिश की जाती है। उम्मीदवार स्पिन रूम में नहीं आते हैं, लेकिन अगर वो आते हैं तो इससे इशारा मिलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति पद के इन 2 दावेदारों के बीच ये पहली डिबेट थी। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ऐसी 2 डिबेट्स और हों, लेकिन कमला हैरिस का खेमा यह तय करेगा कि आगे कितनी डिबेट होगी। और आगे देखिए, कराची की वो महिला जो तितलियों को बचा रही है। बात रूस और यूक्रेन में चल रही जंग की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं। उम्मीद है वो यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करने की इजाजत देने पर विचार कर सकते हैं। यूक्रेन लंबे वक्त से पश्चिमी देशों से इसकी इजाजत मांग रहा है ताकि वो रूस के अंदर हमले कर सके। ब्लिंकन के साथ ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी भी हैं। दोनों नेता ट्रेन से कीव पहुंचे हैं। उनका कहना है वो यूक्रेन के नेताओं से जानना चाहेंगे कि वो क्या चाहते हैं
और फिर देखा जाएगा कि उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है। दोनों नेताओं ने ईरान और रूस पर नए प्रतिबंध लगाने का भी ऐलान किया और उनका कहना है कि रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें देने के ईरान के फैसले ने माहौल को खतरनाक बना दिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इशारा किया था कि वो अमेरिका की ओर से दिए गए हथियारों पर लगाई गई पाबंदियां हटा सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की कई बार इन हथियारों से रूस के इलाकों में हमले करने की इजाज़त मांग चुके हैं। उनका कहना है कि इस तरह तो उनकी सेना के हाथ बंधे हुए हैं। यूक्रेन को ये हथियार इस शर्त पर दिए गए हैं कि वो इन्हें आत्मरक्षा में ही इस्तेमाल कर सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर यूक्रेन को ऐसी कोई छूट दी गई तो इसके गंभीर नतीजे देखने को मिल सकते हैं। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं कीव में मौजूद बीबीसी संवाददाता निक बीक। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की असल में ये चाहते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही नीति में बदलाव करें। वो इस बात की अनुमति चाहते हैं कि यूक्रेन लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के अंदर हमला कर सके, क्योंकि ज़ेलेंस्की का मानना है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो रूस की ऐसी कई हवाई पट्टियों पर कब्जा कर सकते हैं जहां से यूक्रेन पर हमले किए जा रहे हैं। तो क्या आज उन्हें इसमें कामयाबी मिलेगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई खबर मिलेगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ब्लिंकन और डेविड लैमी यहां से अपने बॉसेस के लिए संदेश लेकर लौटें और फिर हमें इस नीति में बदलाव देखने को मिले। राष्ट्रपति बाइडेन ने इशारा भी किया था कि वो इस बारे में विचार कर रहे हैं। और बात पाकिस्तान की। वहां की एक महिला को तितलियों से बड़ा प्यार था। वो सिर्फ तितलियों को देखकर खुश नहीं होती थी, बल्कि उन्होंने तितलियों को बचाने की मुहिम भी शुरू कर दी, जिसमें बच्चों समेत कई लोग जुड़ गए। अब उन्होंने कई स्कूलों में बटरफ्लाई हाउस बनाए हैं, जहां तितलियों को बचाकर उन्हें उड़ने के लिए आज़ाद किया जाता है। देखिए शबीना फराज और जुबैर सलाहुद्दीन की रिपोर्ट। मेरा नाम शीरीन अब्दुल्ला है और मैं पिछले 20 सालों से तितलियों के ऊपर काम कर रही हूँ। कॉन्जर्वेशनिस्ट हूँ और तितलियों को बचाने के लिए जिस हद तक मुमकिन कोशिश हो सकती है वो मैं कर रही हूँ। इसका जो बीज बोया था ये तो मेरे वालिद साहब का है। उन्होंने मुझे बचपन में ये स्टेजेस दिखाए थे, लाइफ स्टेजेस। यही चीज़ मैं चाह रही थी कि मैं अपने बच्चों के साथ भी करूँ। कोशिश करती थी, ढूंढती थी पौधों का, मालूम था कि कहाँ पे तितलियाँ मिल सकती हैं, अपने ही गार्डन में ढूंढ लेती थी और मुझे नहीं मिलती थी। तो फिर मैंने ये नर्सरीज का रुख किया। वहाँ पे गई तो वहाँ पे भी दिक्कत थी, नहीं मिल रही थी। एक माली था जो समझ गया मेरी बात और उसने कहा कि बाजी वो तो कीड़े होते हैं, हम उन्हें मार देते हैं। और उसने जो वो बात कही वो मेरे दिल को बड़ी लगी। मतलब वो चीज़ मेरे लिए बहुत तकलीफ दे थी कि ये कैसे मार देते हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि दवा दे के हम इनको मार देते हैं। तो मैंने उस दिन ठान लिया कि नहीं, अब कुछ ना कुछ करना है। तो फिर मेरी उनसे ये वाली बात हुई कि आप दवा छिड़कने से पहले मुझे बता देंगे, मैं आके अगर उस वक्त मौजूद होंगे ये कैटरपिलर्स तो मैं उठा लूंगी। तो 2016 में मैंने बटरफ्लाई क्लब के बारे में सोचा कि ये कैसे हो सकता है। जो बच्चे इंटरेस्टेड थे वो एनरोल हुए और फिर उनको ये कंजर्वेशन की सारी मेथड्स और तितलियों की तालीम, इनकी अहमियत, ये सारी सिखाई जाने लगी। फिर उन्होंने एडॉप्शन प्रोग्राम उसका बटरफ्लाई क्लब का हिस्सा बना। तो ये चीज़ उनके लिए एक बहुत ख़ास चीज़ थी। मतलब उनके अंदर हमदर्दी और एहसास पैदा हो रहा है, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारी आने वाली नस्लों के लिए, कि वो जो हमारे अतराफ में माहौल को ठीक करने के लिए जो बातें हैं वो सीखें ये बच्चे। तो फिर आवाम के लिए या वो लोग जो मेरे अंडर ट्रेन नहीं हैं, मैंने BRRM मिशन निकाला, बटरफ्लाई रेस्क्यू एंड रेस मिशन। वो मुझसे राब्ता करते हैं और फिर वो तितलियाँ रिलीज करते हैं। मेरा मकसद है कि कोई एक भी तितली अगर बचा लेगा तो उस एक तितली से कई सारी और तितलियाँ बचेंगी। और नवजात बच्चों की हत्या बंद कर उन्हें बचाना शुरू करने वाली दाइयों पर पूरी डॉक्यूमेंट्री आप BBC हिंदी के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। X पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। कल रात 10 बजे हम फिर हाजिर होंगे BBC हिंदी की वेबसाइट, ऐप, फेसबुक और YouTube चैनल पर लाइव।